चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं, भारत की जीवन रेखाओं, यहाँ की शानदार नदियों के दिल में। ये सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं, बल्कि ये वो कहानियां हैं जिन्होंने इस जमीन के भूगोल, कल्चर और करोड़ों लोगों की जिंदगी को गढ़ा है। जरा सोचिए, इन नदियों में कितनी जबरदस्त ताकत है। ये सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, ये तो वो जियोलॉजिकल फोर्सेस हैं जो हिमालय जैसे पहाड़ों को तराश कर गहरी घाटियां बनाती हैं और साथ ही मैदानी इलाकों में पूरी की पूरी सभ्यताओं को जन्म देती हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये नदियां इतने बड़े उपमहाद्वीप को शक्ल कैसे देती हैं। इसे समझने के लिए हम अपना सफ़र शुरू करेंगे हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों से और फिर बढ़ेंगे दक्षिण के पुराने पठारों की ओर, जहां नदियों का एक बिल्कुल अलग ही रूप देखने को मिलता है। अच्छा, इस सफर को शुरू करने से पहले एक जरूरी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, अपवाह तंत्र या ड्रेनेज बेसिन। इसे एक पेड़ की तरह सोचिए। एक मेन नदी जो है वो तना है और उसमें मिलने वाली सारी छोटी नदियां उसकी शाखाएं हैं। ये पूरा नेटवर्क मिलकर एक बड़े इलाके का पानी समंदर तक पहुंचाता है। इसी बेसिस पर हम भारत की नदियों को दो बड़े परिवारों में बांटते हैं। तो हमारे सफर का पहला पड़ाव है महान हिमालयी नदियां। ये बर्फ से जन्मी वो विशाल धाराएं हैं जो उत्तर भारत को जिंदगी देती हैं। अब देखिए, भारत की नदी प्रणालियों में एक बहुत बड़ा फर्क है। हिमालय की नदियां 12 मासी हैं, यानी कि उनमें साल भर पानी रहता है। क्यों? क्योंकि उन्हें बारिश के अलावा ग्लेशियरों के पिघलने से भी पानी मिलता है। दूसरी तरफ प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं, जो ज्यादातर मानसून की बारिश पर निर्भर करती हैं। हिमालय से 3 बड़ी बड़ी नदी प्रणालियां निकलती हैं जो उत्तर भारत के मैदानों को सींचती हैं: सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। चलिए एक एक करके इन महान नदियों की कहानी जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंधु नदी की। इसका सफर शुरू होता है तिब्बत में, पवित्र मानसरोवर झील के पास से। वहां से ये पश्चिम की ओर बहती है और भारत के लद्दाख इलाके में दाखिल होती है, जहां ये पहाड़ों को काटकर एक ऐसी गहरी और शानदार घाटी बनाती है कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। और इसकी लंबाई भी कोई कम नहीं है, करीब 2900 किलोमीटर्स। सोचिए, ये दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। नदियां सिर्फ जमीन को ही नहीं बल्कि देशों के रिश्तों को भी शेप देती हैं। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है 1960 की सिंधु जल संधि। इस ऐतिहासिक समझौते के तहत भारत इस विशाल नदी सिस्टम के कुल पानी का सिर्फ 20% ही इस्तेमाल कर सकता है। इसका असर इस इलाके की खेती और जियोपॉलिटिकल बैलेंस पर बहुत गहरा पड़ता है। चलिए अब सिंधु से आगे बढ़ते हैं और भारत की सबसे पवित्र और सांस्कृतिक रूप से अहम नदी गंगा की तरफ चलते हैं। ये जो जगह है, ये एक बहुत ही पवित्र संगम का पल है। गंगा की जो मेन धारा है, जिसे भागीरथी कहते हैं, वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। उत्तराखंड के देवप्रयाग में ये अलकनंदा नदी से मिलती है और बस यहीं से इस मिलीजुली धारा को हम गंगा के नाम से जानते हैं, जो पहाड़ों से मैदानों की ओर अपना महान सफर शुरू करती है। अपने लंबे सफर के आखिर में गंगा मिलती है शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र से और दोनों मिलकर बंगाल की खाड़ी में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, सुंदरबन। ये विशाल मैंग्रोव जंगल, जिसका नाम सुंदरी के पेड़ों पर पड़ा है, मशहूर रॉयल बंगाल टाइगर का आखिरी गढ़ भी है। तो चलिए अब अपने सफर के दूसरे हिस्से में चलते हैं, प्रायद्वीपीय नदियों की दुनिया में। ये दक्षिण भारत की मौसमी धड़कनें हैं जो दक्कन के पठार को जीवन देती हैं। प्रायद्वीपीय नदियां ना समुद्र तक पहुंचने के लिए 2 अलग-अलग रास्ते लेती हैं। ज्यादातर बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी और कृष्णा पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। लेकिन नर्मदा और तापी जैसी कुछ अनोखी नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में मिल जाती हैं, जो एक अलग ही तरह का लैंडस्केप बनाती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी है गोदावरी। ये करीब 1500 किलोमीटर का सफर तय करती है, जो महाराष्ट्र में नासिक के पास पश्चिमी घाट से शुरू होता है। इसका विशाल ड्रेनेज बेसिन दक्षिण भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को सींचता है, जो इसे इस इलाके के लिए बेहद जरूरी बना देता है। अपने विशाल आकार और सांस्कृतिक महत्व की वजह से गोदावरी को प्यार से दक्षिण गंगा या दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ये नाम इस इलाके में इसकी सम्मानित जगह को दिखाता है। अब नर्मदा और तापी की बात करें तो ये दोनों नदियां थोड़ी अलग हैं। ये इकलौती बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं।
वे एक भ्रंश घाटी से होकर गुजरती हैं, जो जमीन में एक गहरी दरार जैसी होती है। यही बात उन्हें बाकी नदियों से बिल्कुल अलग बनाती है। अच्छा, बहती नदियों से थोड़ा ब्रेक लेते हैं और भारत की खूबसूरत झीलों की शांत दुनिया में चलते हैं, जो देश के वाटर लैंडस्केप का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। भारत में आपको हर तरह की झीलें मिलेंगी, जैसे जम्मू कश्मीर में वुलर झील है, जो मीठे पानी की है और ग्लेशियरों से बनी है, तो वहीं राजस्थान में सांबर झील है, जो खारे पानी की है। और हाँ, इंसानों के बनाई हुई विशाल झीलें भी हैं, जैसे गुरु गोबिंद सागर, जो नदी पर बांध बनाने से बनी है। ये झीलें सिर्फ पानी का सोर्स नहीं है, बल्कि इकोलॉजी के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। जैसे ये देखिए, ये है मणिपुर की खूबसूरत लोकतक झील। ये अपनी तैरती हुई वनस्पतियों और शानदार बायोडाइवर्सिटी के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। तो अब अपने सफ़र के आखिर में हम ये देखते हैं कि कैसे ये दो बिल्कुल अलग नदी सिस्टम, हिमालय और प्रायद्वीपीय, एक साथ मिलकर पूरे देश की जीवन रेखा बनते हैं। तो हमने क्या सीखा? हमने देखा कि हिमालय की नदियां बारहमासी और ताकतवर हैं, जिन्हें ग्लेशियरों से पानी मिलता है। वहीं प्रायद्वीपीय नदियां पुरानी और मौसमी हैं, जो मानसून पर निर्भर करती हैं। इन सब फर्कों के बावजूद ये दोनों ही सिस्टम भारत की खेती, कल्चर और असल में जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जो मिलकर इस देश की धमनियों का नेटवर्क बनाते हैं। और ये सफ़र हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है, इन पुरानी जीवन देने वाली नदियों के साथ हमारा रिश्ता कैसे विकसित होना चाहिए, ताकि ये पक्का हो सके कि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ऐसे ही बहती रहें।